नमस्ते, मेरा नाम संदीप और मैं आज आपके साथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे बात करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ पे मैंने शेयर की थी। फिर उसके बाद रैंडमली मेरे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, पिछले 10-15 साल से जिन्हें मैं जानता हूँ, तो उनके साथ भी मेरी काफ़ी गुफ्तगू हुई उन चीज़ों पे। तो मैं एक्चुअली लास्ट वीडियो में बहुत सारे फैक्ट मैं डाल नहीं पाया था, जो मुझे डालने चाहिए थे। तो अभी हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे बहुत पुराने मित्र अमित चंद्रा। अमित चंद्रा, हम बहुत साल से जानते हैं, बहुत साल से बहुत सारी बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप करते क्या हैं? और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आपको जो इतना एक बड़ा एक्सपीरियंस है, तो वो कहाँ और कैसे आप उसको समझते हैं? तो मुझे एक बार अपने बारे में बताइए। नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे भी इस काबिल समझा कि अपने वीडियो वीलॉग जो आप करते हैं उसमें जगह देने की सोची। अ, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे तो हम लोग कई बार बात कर ही चुके हैं और जहाँ तक मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हमारे विचार मैच भी करते हैं। अ, हाँ, मैं थोड़ा उस पे एविडेंस और पर्सपेक्टिव ज़्यादा ला सकता हूँ क्योंकि मैंने डेडिकेटेड काम किया है। लेकिन अगर ओवरऑल पूछे कि भाई जानते तो हैं मगर आप काम क्या करते हैं? अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो आई सिंपली फॉलो माय क्यूरियोसिटी एंड आई हैव मेड फॉलोइंग द क्यूरियोसिटी एज़ माय प्रोफेशन, एज़ सिंपल एज़ दैट। तो कि भाई तो मैं काम केवल काम के लिए नहीं करता, जॉब के लिए नहीं करता। मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे करना है, ये मुझे करना चाहिए और देन देखता हूँ कि उसके अराउंड में कैसे वो मेरा जॉब बन सकता है। So I am actually paid to follow my passion. So ओके। that is the simple thing. और उसमें भी मैं क्या करता हूँ कि मैं ज़िंदगी में एक चीज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं वैराइटीज़ ऑफ थिंग्स आई वांट टू डू। तो हर चीज़ में फिर मैं सोचता हूँ कि भई ये काम मैं करना चाहता हूँ, इस काम करने कराने में किसका इंटरेस्ट होना होगा और उनके साथ कैसे मिलके उसको एक जॉब बना सकते हैं क्या? तो अगर मैं घूम फिर भी रहा हूँ तो मेरे को घूमने-फिरने के लिए भी कहीं से फंडिंग आ जाए। हुँ, मैं रिसर्च करना चाहता हूँ तो इस रिसर्च के लिए भी कहीं से कुछ पैसे आ जाएँ। मैं उस पे एक्टिविज़्म करना चाहता हूँ, कोर्ट जाना चाहते हैं, मीडिया में हाइलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे हो जाए? So far in my career of let's say 12 years or so, I have mainly followed my curiosity. लेकिन अगर उसको फॉर्मली ढंग से बताएं तो आई एम अ पब्लिक पॉलिसी प्रैक्टिशनर। क्यों पब्लिक पॉलिसी? क्योंकि वो जो चेंज, सोशल चेंज जिसमें मेरा पैशन है, छोटा मोटा चेंज तो हम अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं। मैं जब जयपुर में रहता था तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए काम करता था। तो आइडिया क्या था कि मैं अकेला तो 10 स्ट्रीट वेंडर्स के लिए काम कर सकता हूँ, 50 के लिए कर सकता हूँ, पूरे जयपुर के लिए कर सकता हूँ, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं कर सकता है। हम लोग उसी तो दौरान दैट हम लोग उसी दौरान मिले थे। तो वो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी, इंडिविजुअल बेस्ड सॉल्यूशन हो गया। लेकिन हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन चाहते हैं कि भाई मैं तो जिंदगी भर तो मैं स्ट्रीट वेंडर के लिए नहीं खड़ा रहूंगा ना, उन्हें अपने लिए खड़ा रहना है। और तो उनको कैसे एम्पावर करें इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी कि वो अपना हक की लड़ाई खुद लड़ पाए, प्लस इंस्टीट्यूशन मतलब गवर्नेंस, पॉलिसी, रेगुलेशन भी इस तरीके से कैसे डिजाइन करें कि वो लोगों का मदद करे। तो वो काम मैंने स्ट्रीट वेंडिंग में किया। सिमिलर काम अभी मैं एजुकेशन स्पेस में भी कर रहा हूँ। सो ब्रीफली, एम आई मेकिंग सम सेंस? या ओके। बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले से जानते थे और अभी और ज़्यादा थोड़ा खुल के आपने बताया तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो काफ़ी बड़ा है। थैंक यू सो मच। अभी हम आते हैं एजुकेशन सिस्टम पे, जो कि हमारा मेन हम्म। टॉपिक है। तो हम लोग अभी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं बातें करते हैं इस पे सिवाय गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट का एक टॉपिक नहीं है, लेकिन मोस्टली लोग इंटेलेक्चुअल लोग और बहुत सारे लोग इस पे बातें करते हैं, बस बातें ही करते रहते हैं। तो बट अभी हम जानना चाहते हैं कि अभी करंट सिचुएशन क्या है और जिस तरह की दैनिक सिचुएशन बनी हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं? अगर पूरा ओवरऑल का बात करें तो मैं जितना भी एजुकेशन को नज़दीक से देखा है, समझा है और उसको मैं कहूँगा 3 लेवल पे कि एजुकेशन का फिलॉसफी क्या है? एजुकेशन चाहिए ही क्यों? क्या गोल अचीव होते हैं एजुकेशन होने से? तो एक सेगमेंट होता है कि एजुकेशन की फिलॉसफी क्या है? लार्जर गोल क्या है? इससे मिलने वाला क्या है?
दूसरा आता है कि अच्छा फिलॉसफी कुछ भी है. फॉर एन एग्जाम्पल, द गोल ऑफ एजुकेशन कुड बी टू मेक इंडिविजुअल्स लाइफ लॉन्ग लर्नर, और एजुकेशन ऐसा दे जिससे कि पीपल आर एबल टू लिव एनरिचिंग लाइफ और हैप्पी लाइफ, राइट. तो वो फिलोसफिकल चीजें हो गई कि वो लार्जर ऑब्जेक्टिव हो गया कि ये हम अचीव करना चाहते हैं, लेकिन अचीव करेंगे कैसे? तो उसके लिए कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने होते हैं. जैसे अभी ही भारत ने, हमारे देश ने, हमारे यूनियन गवर्नमेंट ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है. तो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना है कि उस विजन को अचीव कैसे करना है, और उसमें उन्होंने विजन लिया है कि इंडिया को हम नॉलेज का सुपर पावर बनाएंगे. ये विजन लेके चल रहे हैं, लेकिन उस विजन को अचीव कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं. एंड देन थर्ड एस्पेक्ट आई से इज प्रैक्टिस, कि उसको प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे. तो जो तीनों सेगमेंट को मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया है, व्हाट आई एम सेइंग, फिलॉसफी, पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, 3 P's. तो उन तीनों को जब किया तो मैं तो बड़ा डिससैटिस्फाइड हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ. और इसलिए मैं जो पूरा का पूरा ये सिस्टम बन गया है टुडे, इसे जैसे ना हमारे गवर्नेंस का एक ऑब्जेक्टिव है, हमेशा जब से हुआ तब, नेहरू जी से लेके आज मोदी जी तक, हम कहते हैं गरीबी हटाना है ना. तो आज तक जितने स्कीम, वेलफेयर स्कीम, पॉलिसी, रेगुलेशन जो भी बने हैं, सब बनते हैं कि गरीबी दूर करना है, लेकिन आज तक हुआ नहीं. क्यों? क्योंकि मेरा मानना है, जो मेरा अनुभव कहता है, कि सब कुछ गरीबों के नाम पे बनता है, बट गरीबों के लिए नहीं बनता है. उसको नाम दिया जाता है, उसको मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी दी जाती है. सो सिमिलरली एजुकेशन के फील्ड में जितनी चीजें हो रही हैं ना, एजुकेशन के नाम पे हो रही हैं, एजुकेशन के लिए नहीं हो रही हैं. और इसलिए एट द एंड, अगर मैं सिंपल इसको इवेल्युएशन मैकेनिज्म बनाऊं कि भैया मेरे को मिला कि नहीं मिला, अगर वो पर्सपेक्टिव लें, तो मैं कहता हूं एक बहुत बड़ा ये तंत्र, एक जाल बन गया है, जो कि हमारे पेरेंट्स और बच्चों के साथ छलावा करता है. इट्स अ ये भी कह फ्रॉड, सकते हैं कि इट्स इंडियन एजुकेशन इज धोखेबाजी. अ बिग फ्रॉड. इट्स नॉट जस्ट इंडियन एजुकेशन, और भी बहुत जगह पे, तो केवल इंडियन को ही नहीं कैटेगराइज करूंगा, और दुनिया में और भी बहुत जगह पे ऐसा हुआ है, हो रहा है. लेकिन हाँ, हमारा भी एजुकेशन सिस्टम को मैं एक फ्रॉड ही मानता हूँ. तो उसके लिए कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कुछ पैरामीटर्स जो आपके पास हैं जिनको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं? हाँ, सिंपल पैरामीटर है कि मैंने ये पेन खरीदा, हम्म. 10 रुपए इसकी कीमत है, और मुझे मालूम है कि ये 10 रुपए में इसका यूज क्या है. ठीक है. ठीक है. तो मैंने 10 रुपए दिया, और इसका यूज मुझे मालूम है कि ये है, और वो मुझे मिल रहा है. लेकिन मैंने 10 रुपए दिए और इसको लेके आया, और उसका देखता हूं तो ये काम ही नहीं करता है. तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है, इसने गलत माल बेचा है. सिमिलरली, या चाहे ये कोई भी चीज पे अप्लाई कर लीजिए. जैसे मैं नॉर्मली देता हूँ मोबाइल फोन का एग्जांपल. आईफोन के ऊपर जो हमारा काफी बार आईफोन, वट एवर इज द लेटेस्ट बेस्ट थिंग दैट यू वांट टू बाई, उसमें आप जाते हो एप्पल के वेबसाइट पे, क्योंकि फोन से ना थोड़ा एक्साइटमेंट, नया फीचर आ रहा है वगैरह. तो एंड सिमिलरली वो एजुकेशन में भी होता है. जब हम बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए का प्लानिंग करना शुरू करते हैं ना, तो वी लुक फॉर व्हाट आर द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस एंड पॉसिबिलिटीज, और उसमें से हम चुनते हैं कि ये वाला हम दे रहे हैं. हम अपने बच्चे को डीपीएस भेज रहे हैं, आर्यन वैली भेज रहे हैं, वटेवर भेज रहे हैं, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्कूल में. अपने हर एक पेरेंट अपने कैपेसिटी के हिसाब से, जहां भी बच्चों की बात आती है, वांट्स टू चूज एंड गिव द बेस्ट. आई थिंक हार्डली कोई पेरेंट होगा. और स्पेसिफिकली मैंने जिन कम्युनिटीज के साथ भी काम किए हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, लेट्स से साइकिल रिक्शा पुलर्स से ऑटो रिक्शा पुलर्स, मैंने ऐसे भी देखे हैं कि ऐसे पेरेंट्स हैं who will prefer to sleep one night hungry, but they would still love to send their kid to a good school. तो उनका है कि भाई हम एक बार को अपना पेट काट लेंगे, लेकिन बच्चे की पढ़ाई अफेक्ट नहीं होने देंगे. क्योंकि तो उन्हें ऑलमोस्ट लगता है हर ना कि जब पेरेंट्स देना पढ़ेंगे है. लिखेंगे तो हमारी लाइफ उनको वो नहीं मिलेगी, वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे. लेकिन मैं भी कई बार इसको बिल्कुल. इसीलिए बोलता हूँ कि जब एक गरीब आदमी अपना पेट काट के अपने बच्चे को किसी स्कूल में भेजता है, और जिस पर्सपेक्टिव के लिए भेजता है, अगर वो पर्सपेक्टिव ही पूरा नहीं हो रहा, तो उस चीज को फ्रॉड कहना गलत नहीं है. हाँ, एग्जैक्टली. और वो मिला ही नहीं. और उसमें सोचिए ना कि अभी एजुकेशन में क्या है. कई बार तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि आज हमारा लाइफ कितना है, ऑन एन एवरेज लेट्स से 60-70 इयर्स. यस.
उसमें से लगभग अ क्वार्टर ऑफ लाइफ 25 टू 30% अगर आज ग्रेजुएशन मास्टर्स तक आप करना चाहते हो, तो करीब आपको 20-25 साल इस एजुकेशन सिस्टम में अब बिताना ये कह सकते हैं पड़ता कि है। अपनी अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम अपन ने स्टडी को दिया और लास्ट में स्टडी ने आपको कुछ नहीं दिया। सिंपली कह सकते सो हैं। अगर मैं एक तो मैंने तो अपनी अपना हार्ड अर्न मनी दिया है, अपना जो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट होता है, उसको दिया है कि मैंने अपना ज़िंदगी दे दिया कि आप मुझे बना दो, राइट? और यस, उस जीवन का अपना 25 साल दे दिया और उसके बाद 25 सालों के बाद भी अगर मुझे कुछ वैल्यूएबल नहीं मिल रहा है, जिससे कि मैं अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर कर सकता हूँ, तो इसको फ्रॉड नहीं कहेंगे तो क्या? इन फैक्ट आई विल से आई विल गो टू द एक्सटेंट आई विल से दिस इज़ द बिगेस्ट फ्रॉड हैपनिंग इन द वर्ल्ड, राइट? 25 साल मेरा ज़िंदगी का मैंने आपको दे दिया और आपने मुझे बर्बाद कर दिया। और मैंने मेरे से जब दिया तो एक्सपेक्टेशन ये था कि आप मैं कुछ बन जाऊँगा, क्योंकि कुछ नया ये कर मैं एक जाऊँगा। एग्ज़ाम्पल भी देना चाहूँगा क्योंकि मैंने भी इंजीनियरिंग की है, उसके बाद मैंने एमबीए किया है और एमबीए के दौरान जितने भी लोगों ने एमबीए किया था, उसमें बहुत कम लोग हैं जिनका प्लेसमेंट हुआ था। आई वाज़ द लकी गाय हू गॉट प्लेस्ड इन कॉलेज बट मेरे अलावा मेरे जितने मित्र थे, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे साथ थे, उनका नहीं हुआ और उन्होंने इतना मोटा फीस देने के बावजूद भी उनके पास कुछ नहीं है। मैं ये कहूँगा ऐसा नहीं है कि उन्होंने एमबीए स्कूल चूज़ किया, वहाँ पे पढ़ाई की सारी चीज़ें ठीक है, बट उनको उतना स्किल्ड ही नहीं किया। लास्ट वीडियो में मैंने बिल्कुल, बताया था कि इंजीनियरिंग के बच्चे इंजीनियरिंग करके आते हैं बट आई एम 100% श्योर कि ये नॉर्मल जितने भी स्टेट में जितने भी कॉलेजेस हैं, उनका डिग्री देने के अलावा कोई काम नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा इसीलिए प्रॉब्लम है। इसीलिए इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि ये जो डिग्री भी हमें दे मिलते हैं, ओरिजिनल डिग्री जो कि ओरिजिनल यूनिवर्सिटी दे रहा है, जहाँ पे आप एनरोल थे, 4 साल पढ़ाई की, 3 साल पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिया, सब कुछ फॉर्मली सारे जो टिक बॉक्स पैरामीटर थे, वो सारे किए। बट एट द एंड ये आपको फिर भी रिज़ल्ट नहीं दे रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है, तो वो जो डिग्री भी दी जाती है, मैं तो उसे फ्रॉड ही बोलता हूँ। इट्स जस्ट अ पेपर बिकॉज़ इफ यू कैन नॉट यूज़ इट, देन व्हाट इज़ द वैल्यू? अगर आपके पास ₹10 का नोट है, एक नोट है जिस पे लिखा है ₹10, तो हुँ, हुँ। ₹10 का वैल्यू होता देता है ना कि आप जाओ तो ₹10 का सामान मिल जाता हुँ, है। हुँ, और हुँ। इस पे आपका इंजीनियरिंग का, एमबीए का, पीएचडी का, लॉ का डिग्री पे लिखा हुआ है, लेकिन लेके जाते हो तो कोई कूड़े के भाव ना पूछे। और इसका इमोशंस भी ऐसा है कि जब आप इंजीनियरिंग करने आते हो तो गाँव में, शहरों में पेरेंट्स का बहुत उम्मीदें बढ़ जाती है कि बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, एमबीए कर रहा है, इसका मतलब बड़ी डिग्री, बड़ी बातें और जब जैसे ही उनकी डिग्री खत्म होती है तो सारे सपने धरे रह जाते हैं। तो दिस इज़ अ बिग बिग फ्लॉ आई थिंक। तो अब मैं इसका एविडेंस दे देता हूँ जो आपने आपने हुँ, एक्सपीरियंस किया है, हुँ, हम हुँ, सबने बहुतों ने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन मेरा यही वैल्यू एडिशन है, मैं आपको एविडेंस कुछ देता हूँ। मैकेंजी एक ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म है, उन्होंने स्टडी की और बाद में टेक महिंद्रा की कंपनी ने भी की थी और बहुत सारे और भी स्टडी अवेलेबल हैं। बट उन्होंने अपने स्टडी में पाया था दैट इन इंडिया रफली 95% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर नॉट वर्थ एम्प्लॉयबल। उनका कहना है कि इट्स नॉट अ जॉब का प्रॉब्लम, वो एम्प्लॉयबल भी नहीं है। और 10%, 20%, 25% होता तो मान लेते हैं, 95% वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉयबल नहीं है। तो ये फ्रॉड ही है ना। अगर मैं कोई चीज दे, इट्स एजुकेशन कैन नॉट बी अ लकी ड्रॉ ना, कि उसमें जितने लोगों कर रहे हैं उसमें से 4-5 बच्चे को मिलेगा। तो देन बिकम्स अ लकी ड्रॉ, देन इट इज अ फ्रॉड, इट्स लाइक अ लॉटरी, लॉटरी टिकट खरीद रहे हैं क्या? नो बिकॉज़ वी आर वही हियर है। टू आई मीन गेट सम स्किल सेट सो हम सबको बराबर का है, सब बराबर की फीस दे एक्चुअली हम लोग उपभोक्ता हैं। हम आते हैं, हम्म एक मोटी फीस देते हैं और उस फीस के बदले में हमें वो एक प्रॉपर जो प्रोसेस होता है, वो नहीं मिलता है हम्म हम्म स्किलफुल होने का। तो ये भी एक है। हम्म चलो ठीक है, ये हम्म बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे हम जितना चाहें बात करें। अभी हम आते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं और हम्म प्राइवेट स्कूल हैं, इन दोनों हम्म में क्या डिफरेंस है और इनको आप कैसे देखते हो? क्योंकि जहाँ देखो वहाँ गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाने की होड़ लगी हुई है। गवर्नमेंट स्कूल में जाने के बाद फिर वहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मोटी फीस और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इन सब के बारे में आप कैसे देखते हैं और क्या आप सोचते समझते हैं? स्कूल बाय कॉन्सेप्ट बाय डिजाइन, चाहे कोई भी हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, मिशनरीज हो, चैरिटीज हो, सारे अच्छे होते हैं।
लेकिन व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्ट, क्योंकि एक हमारे यहाँ पे तो करिकुलम सेंट्रली डिजाइंड होता है। देयर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना था 2005 में, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक होती हैं, वही रिकमेंडेड होते हैं। थोड़ा बहुत ट्वीकिंग करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे अलग अलग बोर्ड्स हैं। सीबीएसई बोर्ड है, आईसीआईसी बोर्ड है, हर स्टेट का अपना स्टेट एजुकेशनल बोर्ड है, उसके अलावा एनआईओएस है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है सिस्टम में। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर देखें तो थोड़ा बहुत यूनिफॉर्मिटी भी है। अब यहाँ पे डिफरेंस बस यही आता है कि पेन आप भी बेच रहे हो, पेन रेनॉल्ड्स भी बेच रहा है, पेन रोटोमैक भी बेच रहा है, पेन पायलट भी बेच रहा है। कौन अच्छे ढंग से उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा है, कौन उसका कहाँ पे एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस है, कौन उसके करिकुलम के उसके ऑब्जेक्टिव को समझ के अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहा है। एंड देयरफॉर फाइनली थिंग्स लाई ऑन, एट टाइम्स इट डजंट इवन मैटर कि ये लार्जर फिलोसॉफिकल ऑब्जेक्ट क्या है, कराना क्या चाहते हो, बट जो भी करना चाहते हो उसको ढंग से इम्प्लीमेंट तो कर लो। सो अगर एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है तो सारी चीजें खराब हो जाती हैं। और वहां पे हम बाय एंड लार्ज पाया जाता है कि गवर्नमेंट स्कूलों में गवर्नेंस इज अ प्रॉब्लम, अकाउंटेबिलिटी इज अ प्रॉब्लम, ट्रांसपेरेंटी इज अ प्रॉब्लम। अगर मेरा बच्चे को मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ बाय द वे, लेकिन अगर मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भी भेज रहा हूँ और मुझे कोई कंप्लेन है, कोई कमी है कि नहीं ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, ये मैथ्स का बढ़िया आपका क्लास नहीं है, क्या कर सकता हूँ मैं जाके प्रिंसिपल से कंप्लेन करूंगा। प्रिंसिपल भी कहेगा कि टीचर तो मेरा यही है ना, एट द टीचर एंड तो ऑफ द डे आई बार-बार हैव टू लिव विद दिस। आपके वजह से तो चेंज तो करूंगा नहीं, राइट? या हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो आप कंप्लेन पे कंप्लेन रेज कर सकते हैं, बट कुछ खास होने वाला नहीं है। जहां पे प्राइवेट स्कूल की बात आती है तो वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत सुपर डुपर सुपरस्टार हैं। They may be slightly better, in many cases not even slightly better, they in many cases they can be worse as well। लेकिन थोड़ा बहुत क्या है, क्योंकि आप फीस दे रहे हो तो देयर इज अ डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी, राइट? तो आप जाओगे तो कम से कम प्रिंसिपल टीचर आपसे बात करेगा, पेरेंट्स मीटिंग बुलाएगा, वो कहेगा एंगेज करो, तो थोड़ा सा हैप्पी फीलिंग देने की कोशिश करेगा, देखिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, एंड रिजल्ट निकले ना निकले बट तो कुछ हद तक सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे एक है कि डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी बनती है क्योंकि पैसे दे रहे हो, और अगर वो अगर बहुत ज्यादा सेटिस्फाई भी नहीं कर रहे हैं, आपको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं और चले जाओगे। बिज़नेस कम होने का डर रहता है। बिजनेस कम होगा तो दैट पर्टिकुलर इंसेंटिवाइजिंग इन द प्रोसेस, तो उसमें उनका इंटरेस्ट है कि भाई मैं रोज रोज दिन में कुछ कुछ ऐड करूं। तो अभी तो केवल पढ़ा रहा था बुक्स, अभी बोल रहा हूँ कि अच्छा मैं इनको योगा भी कराऊंगा, इनको कंप्यूटर भी सिखाऊंगा, इनको हॉर्स राइडिंग भी सिखाऊंगा, वगैरह वगैरह, टू मैक्सिमाइज द बिजनेस। बट एनीवेज, तो थोड़ा बहुत अकाउंटेबिलिटी लेवल वहां पे ज्यादा हो जाता है, बट उसमें एक्सप्लॉयटेशन भी काफी हो रहा है। वी नो कि पिछले 5-7 सालों में पेरेंट्स बहुत जगह पे सड़क पे आए हैं धरना देने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए कि भाई स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं। तो वो भी एक समझने का है कि ऐसा क्यों होता है, और उसके भी रीजन हैं वो। और वहां पे ही जब उन रीजंस को आप आइडेंटिफाई करने लगोगे, तब एक्चुअली लगता है कि यार ये छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। क्योंकि क्योंकि लोगों ने इसको मोनोपोलाइज कर रखा है, सिस्टम को इस ढंग से डिजाइन कर रखा है कि अगर आप चाहो, आप लेट्स से यू आर फ्रस्ट्रेटेड एंड से कि यार क्या फालतू फालतू ये पेन बना के बाजार में बेच रहे हैं, उससे कम पैसे में तो मैं बना के अच्छा सा बेच सकता हूँ। और अगर आप जाओगे कि नहीं मैं सेटअप करूंगा एक बिजनेस पेन प्रोडक्शन का, आपको कोई सेटअप नहीं करने देगा। यू नो, इन इंडिया जब आप पॉलिसी एंड रेगुलेशन एजुकेशन के ऊपर में देखेंगे ना, तो एक हमारी स्टडी थी, उसके बेसिस पे वी फाउंड दैट इन इंडिया इट इज ईजियर टू सेट अप अ लीकर शॉप देन अ स्कूल। स्कूल को खोलना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, और इस तरीके से कुछ लोगों ने ना उसको एक सिंडिकेट बना रखा है, मोनोपोलाइज कर रखा है। और इसलिए अगर हमें लगता है कि इतना ज्यादा एजुकेशन का, अच्छे एजुकेशन का डिमांड हो रहा है, तो हम 100 स्कूल और क्यों नहीं खुल सकती हैं? खुलनी चाहिए। दिमाग हर में शहर में कितने लिमिटेड लिमिटेड ही क्यों है? आप उंगलियों पे गिन सकते हो, अगर दिल्ली में गिनना होगा आप उंगलियों पे गिन सकते हो कि जिनके लिए की मारा मारी होती है, जिनके लिए एडमिशन के लिए लाइन लगती है। और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो कि वेट कर रहे हैं कि भाई हमारे पास भी बच्चे आ जाएं, और आ नहीं रहे हैं, सीटें भर नहीं रही हैं, राइट? तो तो वो सिस्टम को भी इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जितने नंबर ऑफ स्कूल्स होने चाहिए वो नहीं होते हैं। एक एग्जांपल इसका देता हूं।
there is something called essentiality certificate in education space. मतलब कि इवन मैं स्कूल खोलना चाह रहा हूं, उसके लिए भी पहले हमें जाकर डीएम से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसमें हमें ये प्रूव करना होता है कि इस जगह पे स्कूल खोला जाना जरूरी है, और उस डीएम को भी लगना चाहिए कि हाँ, ये बोल रहे हैं कि यहाँ खोला जाना जरूरी है, ये खोला जाना जरूरी है, तब वो सर्टिफाई करता है, देन ओनली योर प्रोसेस स्टार्ट्स। उसकी क्या जरूरत है भाई? अगर मान लो नहीं भी है और मैं बेवकूफ पागल आदमी हूँ जो यहाँ पे स्कूल खोलना चाहता हूँ, खोलने दो, मेरा बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा, यही होगा ना। Obviously. लेट मी बियर द कॉन्सिक्वेंसेज। तो जैसे हमने कुछ स्टडीज किए थे, तो उसमें हमने किया था दिल्ली का, गुजरात का, तो लगभग 36 लाइसेंसेस चाहिए होते हैं एक स्कूल खोलने के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग तरीके का। आप सोचो, एक पासपोर्ट बनवाने जाते हो तो उस प्रोसेस में ही हम कितना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि ये बन रहा है, नहीं बन रहा है, कि कितना इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, ऊपर से घूस भी खिलाना हो जाए या जो भी करना हो जाए। सो वो सारे जो लाइसेंसिंग भी बने हैं, उसके ऊपर का कॉस्ट जाता है। सो इन दैट सेंस इट बिकम्स अ वेरी करप्ट मैकेनिज्म। तो एजुकेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में बहुत करप्शन बढ़ा है, गवर्नमेंट स्कूलों में भी, प्राइवेट स्कूलों में भी। और जहाँ पे करप्शन बढ़ रहा है, तो वहां से अगर आप ये एक्सपेक्ट करके जा रहे हो कि वो में मुझे बड़ा मोरल ट्रीटमेंट देंगे और एथिकली ड्रिवन है, तो वी आर लिविंग इन अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। इसको हम ऐसे भी देखते हैं कि एक एक बहुत बड़े लार्जर लेवल पे तो इस तरह का घटनाक्रम चल रहा है इंडिया में एजुकेशन को लेके। और एक तरफ हम बात करते हैं कि हमारे पास आईआईटी है, आईआईएम है, हमारा बंदा माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, गूगल का सीईओ है, तो उसको देख के हम शोकेस दिखाते हैं। बट एक्चुअल में तो सिचुएशन बहुत गंदी है। है ना। और इसीलिए मैंने बोला ना, वो लकी ड्रॉ सिस्टम। आईआईटी में पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी हैं, और बहुत पूरे कम। देश में हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं? आईआईटी में सीट्स कितने होते हैं? इनफैक्ट पूरा का पूरा आपके राजस्थान में कोटा, या इधर यूपी में इलाहाबाद, ये ऐसे जगह बन गए हैं, वो कोचिंग हब बन गए हैं, जहाँ पे जाके बच्चे साल साल भर रह के प्रिपरेशन करते हैं आईआईटीज की और या मेडिकल की, राइट। और उसमें फाइनली कितने परसेंटेज लोग होते हैं? तो अगर हमने ये सिस्टम बनाया है विच इज designed to in that sense promote only, let's say 0.5% student, तो बाकी 99.5 का क्या करोगे भाई? उनको किस लिए रखा है? उनको मतलब कि चपरासी बनाने के लिए, या बेरोजगार बनाने के लिए, या केवल वोट बैंक बनाने के लिए, या आपके धरना रैली में भीड़ जुटाने के लिए, किस लिए रखा है? अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ भी देखी थी हमने कि कुछ 5000 पीएचडी गाय उन्होंने चपरासी के लिए फॉर्म भरा है। तो ये बहुत ही उत्तर प्रदेश में हाँ, 62 पोजीशंस के लिए वैकेंसी निकली थी, और उसमें सिंपल सा, आई थिंक छठी या आठवीं का मेरे पास है, मेरे पास ये सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स, एवरीथिंग दैट आई एम टॉकिंग, आई हैव दैट एविडेंस। इफ यू वांट आई कैन रन अ प्रेजेंटेशन आल्सो विद ऑल ऑफ दोस क्लिप्स एंड एवरीथिंग। एनीवेज, तो वो 62 पोजीशन का चपरासी और डाकिये के लिए निकला था, जिसमें टोटल 90,000+ एप्लीकेशन आए थे। उसमें 62 चपरासी और डाकिये के पोजीशन का जो ओपनिंग है, 90 से ज्यादा हजार एप्लीकेशन आते हैं। उसमें 4-5 हजार से ज्यादा पीएचडी हैं, एमबीए हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं। सो दैट इज द फाइनल इंडिकेटर मेरे हिसाब से। इसके बावजूद अगर किसी की आंख पे पट्टी बंधा है और वो समझ रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा है, तो भाई मैं तो कहूंगा कि वो आप देख ही नहीं पा रहे हो, पट्टी बांध के ही रख रखा है। तो ये इसको सोचना चाहिए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक इसका आर्गुमेंट दिया जा सकता है कि भैया हमारे यहाँ जॉब क्राइसिस है, हमारे पास यहाँ पे इनफ जॉब नहीं है, और इसलिए देखो 10 के लिए भी इतने लोग अप्लाई करने आ जाते हैं। भाई लेकिन जॉब कहाँ से आता है? जॉब को तो क्रिएट किया जाता है ना। देयर आर सम पीपल लाइक यू हैव क्रिएटेड, यू आर एन एंटरप्रेन्योर। तो आपने काम न सिर्फ सीखा, समझा, करने लगे, और करने लगे उसमें और ज्यादा काम की जरूरत हुई तो और ज्यादा लोगों को इकट्ठा करते गए, जॉब क्रिएट होता गया। सो द अल्टीमेट थिंग इज एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। तो वो एग्जैक्टली। लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं, या एमबीएस हैं, या पीएचडीज हैं, उनके दे आर लिए हमने नॉट हमने एबल स्टार्ट भी टू किया है। अप्लाई। हाँ, उनके लिए हमने स्टार्ट भी किया है, एक नया पोर्टल स्टार्ट किया है fictionhour.com।
तो उसके थ्रू एमबीए या फिर इंजीनियरिंग या बहुत सारी स्किल सेट्स के लिए बहुत सारे जॉब अवेलेबल हैं, जहाँ से जिनका स्किल सेट है, लाइक लेट्स सपोज आई एम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, आई डू एंड्रॉइड एप्लीकेशन, सो I can go on the fiction hour. I can find the jobs and can approach to the client through their proposal, and we can get the jobs through it. So हम लोगों ने इस तरह का स्टार्ट किया है पिछले साल से, तो इसमें काफी काफी सारे स्टेट्स हैं अभी। मोर देन 35K फ्रीलांसर्स हमारे पास आ चुके हैं। इसमें एक बहुत अच्छा अमाउंट हमारे पास यूजर्स का आ रहा है। अभी नेक्स्ट प्लान यही है कि आउट ऑफ इंडिया के से हम जॉब्स के लिए हम थोड़ा-सा प्लान कर रहे हैं। इंडिया से बहुत सारे लोग हैं जो अपना जॉब डाल रहे हैं, तो इस तरह का हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। बट मेन पॉइंट ये है ना कि आप देखो ह्यूमन जो लर्निंग है वो ऑब्जर्वेशन से आती है। बट ये तो उसकी अपनी ताकत है ना कि वो कहाँ से सीखता है, कैसे सीखता है, डेवलप करता है। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो इंडियन एजुकेशन कि हम फी दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट हमें इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहे हैं, तो हमें इंजीनियर तो कम से कम 100% नहीं तो कम से कम 50% तो आना चाहिए ना। तो वहीं पे तो वही एग्ज़ैक्टली बात आती है यही एक कि पॉइंट था जिसकी वजह से आय मैंने भी स्टेटमेंट दिया था कि दिस इज़ अ बिग हाँ, फ्रॉड। कि आर वी गिविंग दैट नॉलेज एंड देन क्या वो स्टूडेंट्स उस नॉलेज को एप्लीकेशन अप्लाई कर पा रहे हैं? आप चाहे जो भी पढ़ा रहे हो। और इसीलिए जैसे आपने बोला एंड्रॉयड डेवलपर, तो हुँ, अगर एंड्रॉयड ऐप बनाना है, तो आप बना पा रहे हो। यहाँ पे तो काफ़ी चीज़ें होती हैं कि थ्योरी में किताब में प्रैक्टिकल कभी कराया नहीं गया, मैंने समझा नहीं। कुछ क्वेश्चन पूछा, जाके मैंने रट के लिख दिए, पास हो गए और आपको डिग्री मिल गया, लेकिन नॉलेज तो मिला नहीं। एक तो नॉलेज नहीं मिला एंड देयरफॉर नॉलेज अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। फिक्स एंड आर्ट्स सर्टेनली बेस्ट विशेस, बहुत अच्छा चल रहा है और आई थिंक दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड। लेकिन जब हमारे पास ऐसा ह्यूमन कैपिटल होगा कि जो अच्छे ढंग से ह्यूमन कैपिटल बना ही नहीं, जो कि अच्छे उसको स्किल मिले ही नहीं, नॉलेज मिले ही नहीं, तो हम प्लेटफ़ॉर्म भी दे देंगे तो वो जॉब तो आ रहा है कि उनको ज़रूरत है, 10 घंटे के लिए मैंने जॉब पोस्ट कर दिया, लेकिन लेकिन उतना स्किल वो सेट ही नहीं होगा तो स्किल ही नहीं है ना। इसीलिए मैं भी इस पे बहुत वरीड था और इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया था कि मैं क्योंकि हम लोग बहुत करीब से देख रहे हैं। हमारे यहाँ इंटरव्यूज़ होते हैं, तो जब इंटरव्यू के लिए आते हैं तो 3 से 4 राउंड होते हैं। तो उसमें हम जो पहले राउंड होता है जहाँ कम्युनिकेशन चेक करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं जो कि बिल्कुल ज़ीरो रहता है, ठीक है? और ये मैक्सिमम टाइम होता है जब हम फ्रेशर्स की तरफ देखते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग एक्सपीरियंस बंदे चाहिए होते हैं तो देखते हैं, बट हम भी ये चाहते हैं कि हमारी टीम बिल्डअप होती रहे, तो हम फ्रेशर्स के लिए भी ओपनिंग रखते हैं। ताकि थोड़ा नई टीम बना सकें। बट जब फ्रेशर्स की तरफ देखते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता। ना कम्युनिकेशन होता है, ना उनके पास स्किल सेट होता है, कुछ भी नहीं होता। और मैं पर्सनली इंडियन एजुकेशन को बड़ा फ्रॉड इसलिए मानता हूँ क्योंकि हम जब देखते हैं कि वो इंजीनियरिंग करके आए हैं, वो एमबीए करके आए हैं, वो बहुत अलग-अलग डिग्रियाँ करके आए हैं और वो उस पैरामीटर पे फिट नहीं बैठ रहे हैं और जब इंजीनियरिंग के दौरान वो स्किल सेट नहीं सीख रहे, बाहर आके धक्के खा के 2 साल, 3 साल के बाद सीख के और फिर अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड लगता है मुझे क्योंकि जो चीज़ उन्हें वहाँ सीखनी चाहिए थी, वो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन के साथ सीखते हैं। क्योंकि हमने कितनी बार बातें की हैं, हमारे कितने मित्र जो आप भी जानते हो उनको, तो हम लोग कॉलेज से निकल के बाहर 2-2 3-3 साल जो एक स्ट्रगल पीरियड निकाल के जो चीज़ें हमने बिल्डअप की थी, तो वो चीज़ें हमें करनी पड़ रही है और वो अगर हमें इनिशियल लेवल पे सिस्टम ठीक रहता, तो हमें उतनी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमें ये एक एक्स्ट्रा टाइम पुट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा चीज़ें पुट करनी पड़ती है और उस दौरान हमें बहुत सारे स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम इसको बिग फ्रॉड बोलते हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है। हाँ, और 2 चीज़ें, केवल ये आपका अनुभव नहीं है। मैंने अभी तक जितने एम्प्लॉयर से बात करता हूँ, अभी 2 दिन पहले मैं अपने हमारे फ्रेंड हैं, जिनके ऑर्गनाइज़ेशन को मैं विज़िट कर रहा था और वहाँ पे भी बातें हो रही थी। तो बहुत लोगों का सेम एक्सपीरियंस है कि भई हमारे पास जॉब तो है, बट हमारे पास अच्छे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, हमें ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो उस काम को ढंग से कर पाएँ। और वन्स अगेन मैं बार-बार इंजीनियर वर्ड का यूज़ नहीं करूँगा, लगेगा कि हम उन्हीं के पीछे पड़े हैं। नहीं, बट आई एम आल्सो सेइंग उनका एक्सपीरियंस था कि भाई मास्टर्स करके आए हैं, एम एमए मास्टर्स करके कोर्स आए हैं, प्रोफेशनल कोर्स करके आए हैं और एक लेटर तक अच्छे ढंग से नहीं लिख पा रहे हैं। इस लेवल का हमारा खराब क्वालिटी हो गया है। तो
हायर एजुकेशन में तो ये एग्जाम्पल है, मैं आपको स्कूल एजुकेशन में बताता हूँ। एक संस्था है जिसका नाम है प्रथम, वो हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसको बोलते हैं असर रिपोर्ट, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिसर्च, एजुकेशन रिपोर्ट करके, असर करके रिपोर्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं। उनकी फाइंडिंग ये है कि लगभग देश में लगभग 60% बच्चे जो छठी क्लास में हैं, वो दूसरी क्लास का मैथ और लैंग्वेज नहीं कर पा रहे हैं। 60% students of 6th grade are not able to do basic language and math of 2nd grade। तो इस लेवल का हमारा क्वालिटी चला गया है। और ऐसा नहीं है, वो एक प्राइवेट पहुंचे संस्था कैसे है। हैं? हाँ, एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि वो तो प्राइवेट संस्था है, तो कई लोग कहते हैं कि अच्छा इनका कितना क्रेडिबल स्टडी है, नहीं है। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करता है, उस स्टडी का नाम बोलते हैं नास, NAS, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। उन्होंने भी किया तो सिमिलर काइंड ऑफ फाइंडिंग। दिल्ली में जब नया ये गवर्नमेंट चेंज हुई थी, इन लोगों ने अपने यहाँ पे किया था, इनकी फाइंडिंग इससे भी खराब थी। तो द कैपिटल सिटी में इतना खराब है, तो आप रूरल एरियाज या जो दूर के जगह है उनका आप सब सोच सकते हो कि कितना होगा। अच्छा, अब ये प्रश्न आता है कि ये हुआ कैसे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन। इसको एक छोटे में नहीं दे सकते, मल्टीपल फैक्टर्स। बट उसके कोर में तो मेरा ये मानना है कि इट्स अल्टीमेटली द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एजुकेशन। जितना ज्यादा हमारे एजुकेशन सेक्टर में, जब तक एजुकेशन एजुकेशनिस्ट्स के हाथ में था, जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए थे, तब तक काफी अच्छा था। जैसे जैसे इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन बढ़ने लगा, वैसे वैसे एजुकेशन का मटियामेट होना शुरू हो गया। और जितना ज्यादा पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो रहा है, आने वाले दिनों में उतना ही और खराब होता रहेगा। ऐसा मेरा समझ है अभी तक। तो हाँ, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, हम देख रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 10-15 साल से आप सेम इंडस्ट्री में और सेम सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो आप कैसे इसको देखते हो कि कैसे हम इन चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं? तो कहाँ हमने मतलब हमसे कहाँ-कहाँ गलती हुई? ओवरकम कर सकते हैं, ऐसा मुश्किल चीज नहीं है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। वो आप चाहोगे कल से शुरू हो जाएगा चीजें सुधरना। इट विल सिंपली रिक्वायर दैट विल पावर, एंड उसमें भी एक छोटी सी चीज करनी होगी। सबसे पहला चीज ये है, लेट एजुकेशनिस्ट डिसाइड ऑन एजुकेशन, लेट्स कीप पॉलिटिक्स अवे। जितना इसको हम सरकारी तंत्र और राजनीतिक तंत्र से दूर रखेंगे, उतना ज्यादा ये खुद ब खुद फलने फूलने लगेगा। बहुत ज्यादा कुछ करने के नहीं होगा, क्योंकि इसमें लोग है ना, इंटरनल मैकेनिज्म ऐसे डिजाइन हो। अभी तक ना जो लोगों का इंटरेस्ट और इंसेंटिव ना मिसअलाइंड हो गया है। अभी आप सोचो ना, टीचर कौन बनना चाहता है आज के टाइम में? जैसे फिर भी तो देर हम लोग इंजीनियर्स का कि थोड़ी बेइज्जती किए जा रहे हैं, लेकिन देर इज सम परसेप्शन अराउंड इट ना, इंजीनियर। और लोग सोचते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा या व्हाटएवर हाँ, नहीं, ये बनेगा। क्वेश्चन भी आता कोई है सोचता है कि कि टीचर बनेगा। ठीक करने के लिए एक प्रॉपर, एक मोटिवेटेड, एक पैशनेट टीचर कौन है, कहाँ से आएगा, कैसे करेगा? तो वो भी एक सवाल आता है। एग्जैक्टली exactly। तो और ऐसा नहीं है कि वो आज के टाइम में हो गया, पहले होता था, अभी धीरे धीरे खराब हो गया। तो आज के टाइम में कौन आ रहा है? जहां पे भी आप सरकारी एजुकेशन की बात कर लें, अगर एजुकेशन सरकार के सिस्टम के थ्रू देता है तो वहां पे टीचर चाहिए। वहां पे कोई, जितने भी टीचर इधर पिछले 10-15 सालों में ज्वाइन किए होंगे, मैं नहीं समझता कि कोई उनमें कोई मतलब होंगे बहुत ही स्मॉल परसेंटेज, बट बाय एंड लार्ज वो लोग नहीं है जो जा रहे हैं कि भाई आई वांट टू बिकम द, टीचिंग इज माय पैशन एंड आई वांट टू बिकम दैट टीचर। लोग वहां पे क्यों जा रहे हैं? एक गवर्नमेंट सेफ जॉब के लिए। सिक्योर जॉब के लिए। और इट्स अ काइंड ऑफ द बेस्ट जॉब अवेलेबल, क्योंकि अभी तो इधर भी थोड़ा प्रेशर बढ़ गया है, तो मेरे जो दोस्त टीचर हैं वो बुरा मानेंगे, लेकिन जो पहले फिर भी विजिलेंस कम था। तो एक ऐसा जॉब है जिसमें कि सबसे ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं। 365 दिनों में से मैक्सिमम आपको 210-220 दिन का एकेडमिक सेशन होता है। कुल मिला जुला के 250 भी हो गया, 300 भी हो गया, तो सबसे ज्यादा छुट्टियां होती हैं। कहीं पे कोई मर गया, कुछ हो गया, तो सबसे पहले स्कूल बंद होता है। हाँ, हाँ।
ऑलमोस्ट हाफ अ डे का जॉब है। है। हाँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाफ अ डे का जॉब है। अगर 7 से चल रहा है तो 7 से 12 या 1, 2, 3, 4, मतलब फिर भी रिलैक्स का जॉब आप है। ये कहना चाह रहे हो कि पैशन कम है चीजों को सुधारने का, और वो एक एक प्यारी सी नौकरी के चक्कर में चीजें चल रही हैं। सो वो सेफ्टी, सिक्योरिटी, सिक्योर जॉब है, पैसे अच्छे हैं। अभी 6th पे कमीशन लागू हो जाने के बाद से एक प्राइमरी स्कूल के भी टीचर की सैलरी 40,000 से ऊपर ही होती है, और बाकी केसेस में तो बहुत ज्यादा भी हो जाती है। तो उस हिसाब तो वहां पे पैशनेट टीचर नहीं जा रहा है ना, कुल मिला जुला के कहने का ये है। तो ये दिस इज व्हाट आई मीन कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का पॉलिटिसाइजेशन और ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो गया है। ये ढर्रे पे चलने वाली है, तो मेरा तो काम है आके कर लेना। जब तक हम इस चीज को एक देखेंगे कि टिक बॉक्स एक्टिविटी, कि मेरा आ गया, मैंने बच्चे को खड़ा होके क्लास में ये लेसन पढ़ा दिया, हो गया, तब तक ये सुधार नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि पॉलिटिसाइजेशन और ब्यूरोक्रेटाइजेशन से इसे दूर लेके जाना होगा। लेट द एजुकेशनिस्ट डिसाइड व्हाट टू हैपन, और वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद होने लगेगा। इसको करने के और 2-4 और तरीके हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जो एक सिस्टम पे हम बार बार बात करते रहते हैं, जहाँ पे है ना कि वो लॉटरी सिस्टम नहीं है ना कि 2-5 बच्चों को ही मिलना चाहिए, तो सबके लिए है इक्विटी। तो हम इक्वल कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसमें भी बहुत डिस्क्रिपेंसीज है। जब कई बार हम स्कूल फी की बात करते हैं ना, तो आई डोंट नो कि आपका बच्चा कहाँ किस स्कूल में जाता है और लगभग कितना फीस होता है। लेकिन गवर्नमेंट का जो पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर है ना, अलग अलग जगह पे अलग डिफरेंट होता है। और स्कूल भी एक तरीके के नहीं होते हैं ना। स्कूल हमारे यहाँ पे एक यूनिफॉर्म बॉडी नहीं है कि अच्छा किसी में स्कूल में गए तो ये चीजें ही होंगी। आप सैनिक स्कूल में जाओगे तो उनकी क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड अलग है। बिल्कुल डिफरेंट होता है। केंद्रीय विद्यालय में जाओगे तो अलग है। जो राज्य सरकार से चलने वाले स्कूल होते हैं उनकी क्वालिटी अलग है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली में, बॉम्बे में, कई जगह पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल चलाते हैं, उनकी क्वालिटी अलग है। पंचायत चलाती है, उनकी क्वालिटी अलग है। और अलग अलग उनका बजट और एक्सपेंडिचर भी होता है। और उस सिस्टम को भी अब ज्यादा नजदीक से देखेंगे ना, तो कई बार लगता है कुछ लोगों ने इसे इस ढंग से डिजाइन ही कर रखा है कि यहाँ पे हमारे बच्चे जाएंगे, यहाँ पे तुम्हारे बच्चे जाएंगे। हमारे वाले बच्चों गुणवत्ता में का भी डिफरेंस रहता है। सिस्टम और क्वालिटी अलग है। जैसे दिल्ली में एक स्कूल है, संस्कृति स्कूल है, सरकारी, लेकिन वहां पे मैक्सिमम जिन बच्चों को एडमिशन मिलता है ना, केवल आईएएस के ऑफिसर के बच्चे जो हैं उन्हीं को मिलता है। और वो भी सरकारी स्कूल है, लेकिन उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड कंप्लीटली अलग है देन एनी अदर सरकारी स्कूल। केंद्रीय विद्यालय का कंप्लीटली अलग है देन अदर सरकारी स्कूल, राइट। तो और उनका बजट का भी बहुत अलग है। अब बजट पे भी अगर आप सोचें ना, तो अभी दिल्ली सरकार का, क्योंकि मैं दिल्ली में सेंटर्ड हूँ तो ज्यादा उसका डेटा वगैरह पे ध्यान रहता है। दिल्ली सरकार अभी इस वक्त उनका पर चाइल्ड पर ईयर एक्सपेंडिचर है लगभग 80,000 रुपए। पर चाइल्ड पर ईयर लगभग 80,000 है। तो उस हिसाब से पर महीने का उनका खर्च है लगभग 7-8 हजार रुपए एक बच्चे पे। ठीक है। अभी आप सोचो कि वो 7,000 रुपए जो उनके नाम पे खर्च हो रहा है, उनके नाम पे खर्च हो रहे हैं, उन पे बच्चों नहीं। को तो नहीं मिल रहे हैं। और क्या उस लेवल का मुझे एजुकेशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि सरकार जितना भी पैसा खर्च कर रही है बच्चों पे, मान लीजिए 100 मेरे पास बच्चे हैं और 1,000 रुपए मेरा सरकार का फंड है, तो सारे बच्चों को 10-10 रुपए बांट दो इक्वली। और तो एटलीस्ट हमने अपना काम कर दिया कि हमने तो सबको बराबर बराबर दिया। अब जो अपना जैसा मेहनत करेगा, सिंसियरिटी रखेगा, डेडिकेशन रखेगा, आप जाके अपने चॉइस के स्कूल में एडमिशन ले लो, तब वो इक्वल सिस्टम बने। या तो इक्वालिटी है ही नहीं, इक्वालिटी नाम को तो कॉन्स्टिट्यूशन में बस डाल के रख दिया है, कुछ भी इक्वालिटी के हिसाब से है ही नहीं। सो दैट कैन बी वन वे। अच्छा, हम और इसमें भी क्या क्या सोच है, क्योंकि जैसे ही आपने, हमारे देश में लगभग 25 करोड़ बच्चे हैं जो स्कूल जाने वाले हैं, तो 25 करोड़ बच्चों को मान लीजिए 500-500 रुपए भी दे दिया पर महीने का, तो वो डायरेक्ट आ रहा है। और जैसे ही डायरेक्ट आ रहा है तो बहुत सारे लोग ये भी देखेंगे कि एक तो हमारे पास स्कूल जो एग्जिस्टिंग है वो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी, प्लस और स्कूल खुद ब खुद खुलने लगेंगे ना। आपको भी लगेगा कि यार यहाँ पे बच्चे हैं, सरकार पैसे भी दे रहा है लेकिन स्कूल है ही नहीं, चलो मैं स्कूल खोल लेता हूँ। तो ढेर सारे ऑटोमेटिकली स्कूल खुलने लगेंगे। कंपटीशन होगा, किसके पास ज्यादा बच्चे आ रहे हैं,
जो जो अच्छा क्वालिटी देगा, तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी में देन आप भी बैठ के दिन भर सोचोगे कि मैं कैसे अच्छा क्वालिटी दूं, मैं भी सोच रहा हूँ, वो भी सोच रहे हैं। सो दैट इज अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ये नहीं कि केवल दिल्ली में बैठ के मोदी जी ने सोच लिया कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए और वैसी होने लग रही है, या स्टेट में बैठ के केजरीवाल जी ने सोच लिया कि ऐसी होनी चाहिए, वैसी हो रही है। सो ऑल द ब्रिलियंट माइंड जो कि इस स्पेस में है, वो सारी करने लगेंगे और फिर हम एक दूसरे से सीखते हैं ना, जो संदीप ऐसे कर रहा है उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मैं भी करने लगता हूँ। अमित ऐसा कर रहा है, उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मैं भी करने लगता हूँ। सो बाय डिफॉल्ट अ रिवॉल्यूशन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट विल स्टार्ट। अभी वो चेन है, अनचेन्ड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली होने लगेगा और धीरे धीरे हो भी रहा है। कई जगह हम देखते हैं, द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो स्मॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वंस अगेन वो एलिट लोगों के लिए डिजाइन हो रहा है। आपके, हमारे बच्चों के लिए नहीं हो रहा है, ये सबके बच्चों के लिए नहीं हो रहा है। तो हो तो रहा है बट बहुत छोटे सेगमेंट के लिए। तो ये एक तरीका हो सकता है। Thank you so much for detailed information on Indian education. और अमित जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करके। हम ये सारी बातें बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं फ़ोन पे, बट एक फॉर्मल तरीके से हमने इन चीज़ों पे डिस्कशन किया, बहुत अच्छा था, ताकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख पाएँ, समझ पाएँ और इस पर्टिकुलर चीज़ को एक एक काइंड ऑफ अवेयरनेस लेवल पे वो लेके जाएँ। तो यही उम्मीद है और अगेन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच अमित जी। थैंक यू वेरी मच अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे जगह देने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपके जितने ऑडियंस हैं, आपके जो श्रोता हैं, जो आपको देखते हैं, उन तक हमारी बात कुछ पहुंची होगी। उससे रिलेटेड और कुछ प्रश्न हो तो वो हमें भेज सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देयर क्वेश्चन। अभी थोड़े टाइम में हम लोग थोड़ी बातें ही डिस्कशन किया है, लेकिन मैंने जहां तक देखा है, ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड सिस्टम बन गया है और जब तक हम इसको कंप्लीटली रिफॉर्म नहीं करेंगे, मेजर कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। और जब तक एजुकेशन सिस्टम इंडिया में नहीं बदलेगा, तब तक हम इंडिया को का फ्यूचर नहीं बदल सकते हैं। ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो एंड एजुकेशन बदलेगा तभी हमारा देश बदलेगा। ट्रू, ट्रू एंड अमित भाई मैं चाहता हूँ कि हम एक अगले टॉपिक पे डिस्कशन करें बहुत जल्दी और वो टॉपिक रहेगा इंडियन एजुकेशन वर्सेस फॉरेन एजुकेशन बिकॉज़ आपने बहुत सारी कंट्रीज़ घूमी हैं, आपने बहुत सारी कंट्रीज़ इसी सेम सेगमेंट में आपने अलग-अलग कंट्रीज़ में जाके उनके एजुकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश की है, तो हम बहुत जल्द उस पे भी बातें करेंगे। थैंक यू, आई विल बी हैप्पी टू कम अगेन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू डियर। थैंक यू तो अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।